हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल लाइफ। अगर यह चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम संविदा अधिनियम के आगे के प्रोविजन के बारे में, जो कि हम पढ़ रहे थे। हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था धारा 2 के ए को बारे में। धारा 2A में प्रस्ताव के बारे में दिया गया था, तो वो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे इसके बारे में, वचन के बारे में कि वचन क्या कहता है, और वचन के बारे में, और वचनदाता वचन ग्रहता कौन होता है, प्रतिफल के बारे में, और एग्रीमेंट क्या होता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। अगर इन डेफिनेशनों को आप समझ लेते हैं तो आगे की जो धाराएं हैं संविदा अधिनियम की, वह आपको समझने में काफी सरलता मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं वचन के बारे में कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस जब आप बैरेट लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो बैरेट लैंग्वेज में आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है समझने में, लेकिन अगर आप बैरेट लैंग्वेज को मेरी वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको समझने में बहुत सरलता मिलेगी। जैसे वचन के बारे में बैरेट लैंग्वेज में लिखा है कि प्रस्ताव, ऐसा कोई प्रस्ताव है जब वह प्रतिगृहित हो जाता है, यानी जब ए के द्वारा बी को कोई प्रस्ताव दिया जाता है और बी उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेता है, तो उस परिस्थिति में वह वचन बन जाता है। वचन बन जाता है यानी प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस कंप्लीट होने के लिए आवश्यक तथ्य के आधार पर अगर देखोगे आप, तो प्रस्ताव तो होना चाहिए। प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिलेगी तभी वह मतलब वचन बनता है, वचन तैयार होता है। यानी मैंने इसमें लिखा है कि जब कोई प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाती है तो वह वचन है। क्या लिखा मैंने कि जब कोई प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाती है तो वचन है, मतलब वह वचन बन जाती है। जब कोई प्रस्तावना यानी ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कोई प्रपोजल जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है उसको, तो वह प्रॉमिस बन जाता है। और अगर आप देखेंगे तो A proposal when accepted become a promise, मतलब when accepted, ऐसा कोई प्रपोजल है, a proposal, एक कोई प्रपोजल है जब वह when accepted, जब वह उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जब वह स्वीकार कर लिया जाता है, and accepted, when accepted become a promise, तब वह प्रॉमिस बनता है, तब उसे प्रॉमिस कहा जाता है। तो ये था वचन। तो वचन को आप बैरेट लैंग्वेज में देखेंगे जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है, यानी वह व्यक्ति की बात कर रहा है जिससे प्रस्तावना की जा रही है, यानी ए के द्वारा बी से कोई प्रस्तावना की गई, यानी उसको प्रपोजल दिया गया कि आप यह कार्य करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें यह आता है कि ए के द्वारा बी से कोई कार्य करने के लिए, मतलब बी से कार्य करने के लिए कहा गया कि मैं ऐसा वचन देता हूं कि ये मैं कार्य करूंगा, तो अगर आप इसको रजामंदी देते हैं तो यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और इसके लिए आपको मुझे 5,000 रुपए देना पड़ेंगे। तो ए ने ऐसे बात कही बी से, अब बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो यह वचन बन जाएगा। अब लिखा है वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती थी, जिससे प्रस्तावना की जा रही है, यानी बी से प्रस्तावना की जा रही है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, यानी बी उसके प्रति, जो उसको प्रपोजल मिला है उसके प्रति क्या करता है, अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, यानी अनुमति देता है उस ऑफर के लिए। यानी जिस कंडीशन में ऑफर दिया गया, जिस परिस्थितियों में ऑफर दिया गया है, उसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वह संज्ञापित देता है, अपनी अनुमति संज्ञापित देता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई कही जाती है। यानी तब वह क्या होगा, तब उसे प्रतिगृहित होना कहेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया। प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर वचन हो जाती है, यानी प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर जब वह एक्सेप्टेड हो जाता है तब वह वचन का रूप धारण कर लेता है। तो ये था वचन। अब मैं आगे बात करूंगा धारा 2C की। धारा 2C में दिया गया है वचन दाता कौन होता है, वचन ग्रहता कौन होता है, यानी वचन दाता कौन होता है। तो जैसे वचन बन गया, अब उसमें दो पक्षकार होते हैं कि वचन दाता कौन है और वचन ग्रहता कौन है।
तो वचन दाता कौन होता है? प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति, यानी जो ऑफर दे रहा है। यानी ए ने कोई ऑफर दिया तो यहां प्रस्तावना करता कौन है? ए। और वचन ग्रहीता कौन है? प्रस्तावना ग्रहण करने वाला व्यक्ति। प्रस्तावना ग्रहण करने वाला यानी ऑफर में जिसने अपनी उस ऑफर के प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित की है जिस व्यक्ति ने, तो वह कौन होता है? वचन ग्रहीता माना जाता है। हम बात करेंगे प्रतिफल के बारे में कि प्रतिफल क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन को पहले हम बैरेट लैंग्वेज में देखते हैं, फिर इसके अंदर हम समझने की इसको कोशिश करेंगे सामान्य भाषा में। 2D में प्रतिफल की परिभाषा सेक्शन 2D को मैं पढ़ने जा रहा हूं। सेक्शन 2D कहता है कि जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से विरत रहता है, करने से विरत रहता है, वचन देता है, तो यहां से अब अंडरलाइन करना, तब ऐसा कार्य प्रवृत्ति वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। तो ये भाषा आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको कठिनाई लग सकती है, क्योंकि ये बैरेट लैंग्वेज है। इसको समझने के लिए एक नॉर्मल भाषा का यूज किया जाना बहुत जरूरी है। प्रतिफल क्या होता है? अब प्रतिफल को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। प्रतिफल के लिए जानने के लिए हमें एक सामान्य भाषा का यूज करना बहुत जरूरी है। प्रतिफल का मतलब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए ने बी के साथ एक ऑफर दिया कि आप मेरी घड़ी खरीदना चाहते हैं कि 500 रुपए में। ए ने कहा बी से कि आप मेरी घड़ी 500 रुपए में खरीदना चाहते हैं क्या? तो बी ने इसके लिए स्वीकृति दी कि हाँ मैं तैयार हूं आपकी घड़ी खरीदने के लिए 500 रुपए में। तो ए ने इसको प्रस्तावना दी, इसने अपनी स्वीकृति दी इसको। ए जब इसको बी को वह घड़ी देगा तो बी के लिए वह प्रतिफल है, और बी जब इसको 500 रुपए देगा तो ए के लिए वह प्रतिफल है 500 रुपए। तो प्रतिफल का मतलब क्या है? प्रतिफल का मतलब यह है कि ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल है। मतलब इसने इसको वचन जो दिया था उसका पालन ए ने किया और बी ने अपने वचन का पालन किया, यानी दोनों ने अपने वचन का पालन किया है। ए ने कहा है मैं अपनी घड़ी दे दूंगा, तो घड़ी दे दी उसने, और बी ने कहा मैं अपने 500 रुपए दूंगा इस घड़ी के लिए, तो ए के लिए वह 500 रुपए प्रतिफल हो गया, बी के लिए वह घड़ी प्रतिफल हो गया। तो ये है प्रतिफल। कंसिडरेशन होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ अब क्लियर है पूरा मामला, मुझे घड़ी मिल गई है, उन्हें पैसे मिल गए, क्लियर मामला। तो वो होता है, यानी वचनों का पालन होना चाहिए। और किसी भी संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल होना बहुत आवश्यक होता है। जब तक प्रतिफल नहीं होगा तो वह एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होता। यानी सीधी सी बात यह है कि जब प्रस्ताव किसी व्यक्ति के साथ किया जाता है तो प्रस्ताव में जब वह स्वीकृति मिलती है तब वह एग्रीमेंट बनता है, यानी करार बनता है। और जब वह एग्रीमेंट में प्रतिफल ऐड होता है, नहीं अरे यार, प्रस्ताव में जब स्वीकृति ऐड होती है तो वह प्रस्ताव में जब स्वीकृति ऐड होती है तो वह वचन बनता है। क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। और प्रॉमिस में जब प्रतिफल ऐड होता है तो वह बनता है करार, और करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वह बनता है संविदा। यानी करार के निर्माण के लिए या फिर संविदा के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है प्रतिफल। प्रतिफल कैसा भी हो सकता है, भविष्य भावी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, भविष्य भी भावी प्रतिफल भी हो सकता है। और तो ये प्रतिफल होता है। तो प्रतिफल से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखने को आपको मिल जाएंगे मेंस के हिसाब से
कैसे मीन्स के हिसाब से क्वेश्चन मिलते हैं कि मैं जो कह रहा हूं प्रतिफल कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो वह विधि द्वारा विधिपूर्ण कब होगा, लॉफुल कब होगा प्रतिफल। तो आप सेक्शन 10 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल का लॉफुल होना बहुत आवश्यक है। और प्रतिफल लॉफुल कब होता है तो वह दिया गया है सेक्शन 23 में। आप संविदा अधिनियम की सेक्शन 23 जब देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि लॉफुल कब है। तो लॉफुल कब कब माना गया है, लॉफुल तब तक माना गया है जब वह विधि द्वारा निषिद्ध नहीं हो। अब विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है, ये आने वाली वीडियो में हम जब धारा 23 को पढ़ाएंगे तब आप इसको समझने की कोशिश करना कि विधि द्वारा निषिद्ध क्या होता है। विधि द्वारा निषिद्ध का मतलब विधि द्वारा उसको किसी प्रकार से रोका जाना, सामान्य भाषा में ये आप समझने में। तो विधि द्वारा निषिद्ध है या फिर न्यायालय की नजर में अनैतिक है, तो वो है। और इसमें दो तीन पॉइंट और हैं। ऐसी प्रकृति का है, ऐसी प्रकृति का है वह कि वह ऐसी प्रकृति का है जो कि विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, ऐसी प्रकृति का है। उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वले विवक्षित है, या फिर न्यायालय उसे अनैतिक लोक नीति के विरुद्ध मानती है। तो ऐसे जो है प्रतिफल उसे लॉफुल नहीं माना गया है। यानी सेक्शन 23 में ये दिया है कि जो लॉफुल प्रतिफल है वह इन तत्वों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। सेक्शन 23 में जो बताया है इन तत्वों के अंतर्गत आ रहा है तो वह विधिपूर्ण नहीं है। विधिपूर्ण होने के लिए इन तत्वों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए उसको, तो वह जो प्रतिफल है विधिपूर्ण है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सक्षम है। तो जो प्रतिफल है वह कैसा होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बिना प्रतिफल के शून्य माने जाते हैं। एग्रीमेंट बिना प्रतिफल के शून्य माने जाते हैं, वो दिया गया है आपको सेक्शन 25 में कि जब उसमें एग्रीमेंट कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो वह एग्रीमेंट शून्य है। अब सेक्शन 25 जब आप पढ़ेंगे इसमें संविदा अधिनियम में, तो सेक्शन 25 में दिया गया है कि कुछ उसमें मतलब टाइप दिए गए हैं कि इन टाइपों के अंतर्गत अगर वह आता है कंसिडरेशन तो वह कैसा माना गया है, तो वह विधिपूर्ण मतलब तब है मतलब बिना प्रतिफल के भी करार वैलिड है। सेक्शन 25 में वाली बात देखिए। तो सेक्शन 25 में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि अगर उन पॉइंटों को आप समझेंगे तो उन पॉइंटों के आधार पर आपको समझ में आएगा कि इन पॉइंटों को छोड़कर बाकी किसी भी कंडीशन में अगर एग्रीमेंट किया जाता है तो वह बिना प्रतिफल के शून्य माने गए हैं। लेकिन जब सेक्शन 25 में आप देखेंगे तो उसमें जो अपवादित कंडीशन दी गई हैं, उन अपवादित कंडीशन को छोड़कर बाकी सब में बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट शून्य माने जाते हैं। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है? एक कंडीशन आती है नैसर्गिक प्रेम के मतलब नैसर्गिक प्रेम में किया गया है, ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो कि नैसर्गिक प्रेम में किया गया है। इसमें लिखा है कि नैसर्गिक प्रेम स्नेह के कारण किया गया है, या फिर ऐसा कोई मतलब किया जाता है, या ऐसी कोई कंडीशन मतलब हो जाती है जिसपे जो वो है क्या कहते हैं मतलब वो वैध रूप से, सीधी सी बात यह है कि जैसे कोई गोदाम में आग लग गई और वह बुझा देना, जिसके लिए वह क्षतिपूर्ति मांग परिवर्तनीय करा सकता है, ऐसा कोई है। तो ऐसी कंडीशन उसमें दी गई है। सेक्शन 25 को जब हम पढ़ेंगे इसमें
तब आपको एक ओवरव्यू उसका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि सेक्शन 25 क्या कहना चाहता है। तो इसके बाद हम आते हैं एग्रीमेंट पर कि एग्रीमेंट की परिभाषा क्या कहती है। तो एग्रीमेंट की परिभाषा दी गई है आपको सेक्शन 2E में। सेक्शन 2E जब आप पढ़ेंगे संविदा अधिनियम का तो उसमें दी गई है एग्रीमेंट की परिभाषा। एग्रीमेंट की परिभाषा क्या दी गई है, एग्रीमेंट की परिभाषा क्या कहती है। एग्रीमेंट तो आपको समझ में आ रहा है ना कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब यह है कि प्रस्ताव किया गया हो, प्रस्ताव में स्वीकृति ऐड हो, यानी ए के द्वारा कोई बी के साथ प्रस्ताव किया गया था, ऑफर दिया गया था, उसको प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल को इसने एक्सेप्ट किया बी ने, तब वह वचन बनता है। जब वचन में कंसिडरेशन ऐड होता है तब वह एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट बनने पर वह जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय यानी सेक्शन 10 की कंडीशन उसमें वैलिड हो रही है, इंग्रेडिएंट हैं, आवश्यक तत्व हैं सेक्शन 10 के, तो वह संविदा में निर्माण हो जाता है एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट के बारे में क्या परिभाषा है एग्रीमेंट के बारे में क्या परिभाषा है उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है सेक्शन 2E में कि हर एक वचन ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार है। तो करार का मतलब क्या है। करार का मतलब यह है कि करार के लिए यह आवश्यक है कि वचन और प्रतिफल होना आवश्यक है, यानी वचन अपने आप में एग्रीमेंट नहीं बन सकता, वचन में लॉफुल प्रतिफल है तब वह एग्रीमेंट का रूप धारण करता है। और एग्रीमेंट जो है वह जो एग्रीमेंट है विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होता है। विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला यह है कि उसमें आप देखेंगे कि अगर वह अपने वचन का पालन नहीं करता है तो वह कोर्ट में जाकर जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है उसको इन्फोर्स करा सकता है। लेकिन वह तब कराएगा जब ए जो अपने वचन का पालन करने में सक्षम है और वह जो एग्रीमेंट है विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तब। तो विधिक दायित्वों की उत्पत्ति करने वाला होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देखने को मिल जाता है कि एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन आता है कि जो एग्रीमेंट है कि ऐसे कोई एग्रीमेंट है जो प्रारंभ से ही शून्य माने जाते हैं। अब प्रारंभ से ही शून्य माने जाते हैं का मतलब ये है वॉइड माने जाते हैं, मतलब खत्म माने जाते हैं। तो ऐसे कोई एग्रीमेंट है, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 24। सेक्शन 24 जब आप पढ़ेंगे इसमें तो उसमें लिखा है उसमें सेक्शन 24 जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 24 में लिखा है कि अंशतः विधि विरुद्ध करार, धारा 24। अंशतः विधि विरुद्ध करार मतलब उसका एक पार्ट विधि विरुद्ध है, बाकी जो पहला पार्ट था वो तो सही है, लेकिन उसका जो पार्टली वह विधि विरुद्ध माना गया। कैसे, यदि प्रतिफल या उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो, भागता हो मतलब उसका जो प्रतिफल है उद्देश्य भागता मतलब भागता पार्टली उसको विधि विरुद्ध माना गया है हो तो करार शून्य होंगे। अगर आप किसी संविदा के विधि विरुद्ध भाग को विधिपूर्ण भाग से अलग ना कर सकते हो, मतलब उसको उस पार्ट उससे उसको अलग नहीं कर सकते, तो वह एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड माना गया है शुरुआत से। और उसके बाद लिखा है बिना प्रतिफल के करार, यानी सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है बिना प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वह शून्य है। उसके बाद आते हैं अपन सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 कहता है विवाह अवरोधित करार। विवाह अवरोधित करार ऐसा कोई करार है, ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो विवाह में अवरोध पैदा करता है। कैसे, ऐसा करार जो अपर्याप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरुद्ध हो शून्य होगा। विधि विवाह पर प्रतिषेध नहीं स्वीकार करती, प्रतिबंध पूर्ण हो या आंशिक शून्य होगा।
कैसे? विवाह में अवरोध पैदा करने वाला कैसे होगा उसको अभी नहीं समझो, अभी अभी मतलब उसको सेक्शन 26 जो मैं आपको समझाऊंगा इस पे ऑनलाइन, तब आप मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करके बताता हूँ। लेकिन नॉर्मल भाषा में आज समझ लो क्या होता है। जैसे ए के साथ ए कहता है कि आप जब बी से शादी करेंगे, यानी सी से कहता है ये वाली बात, जब सी आप बी से शादी करेंगे तब मैं आपको 1000 रुपये देता हूं, देने का वचन देता हूं। तो बी क्या होता है? मर जाता है। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? शून्य हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या हो गया? शून्य हो गया ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वह विवाह अवरोधक हो गया। विवाह अवरोधक कैसे हो गया? अब सी बी के अलावा के शादी नहीं करेगा तो सी के विवाह में अवरोध पैदा हो गया कि नहीं? तो वो वाली बात हो रही है, विवाह के अवरोध पैदा करने वाला है। व्यापार अवरोधित करार है। व्यापार अवरोधित करार जैसे व्यापार अवरोधित करार जो सेक्शन 27 में आप पढ़ेंगे, उसमें ए ने कहा कि बी तुम सी के अलावा सी को ही बेचोगे ये वाला सामान और किसी को नहीं बेचोगे, तो ये भी क्या हो गया? व्यापार अवरोधक करार हो गया कि बी को उसको अपने स्वतंत्र व्यापार करने से रोक दिया, तो वह हो गया व्यापार अवरोधित करार। उसके बाद लिखा है विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार, सेक्शन 28। विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार, जिस करार द्वारा न्यायालय विधि के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया जाता वह लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य है। मैंने ए से कहा तुम सी के खिलाफ अगर सूट फाइल करोगे तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, या फिर नहीं करोगे तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसा क्या हो गया? विधिक कार्रवाइयों में अवरोध पैदा करने वाला हो गया। तो वो उसके बाद अनिश्चित करार। अनिश्चित करार का मतलब यह है कि सेक्शन 29 में दिया गया है, ऐसे करार शून्य होंगे जो अनिश्चित हैं या जिन्हें निश्चित न किया जा सके। सेक्शन 19 के अनुसार करार अनिश्चितता के कारण शून्य होंगे वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया न संभव नहीं है, शून्य होंगे। ऐसे कोई एग्रीमेंट है जो कि अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है जिसमें बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी ए के साथ बी को ऑफर दिया कि मैं ये वाला तेल जो है आपको बेचूंगा इतने रुपए में। अब बी को ये नहीं पता कि वह तेल कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो उस कंडीशन में उसमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो वो वाली बात हो रही है इसमें कि जो एग्रीमेंट है अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें अनिश्चित एग्रीमेंट है। उसके बाद है इसमें बाजी की संविदा। सेक्शन 30 जब आप देखेंगे तो उसमें दिया गया बाजी की संविदा। बाजी की संविदा का मतलब यह है कि बाजी की संविदा शून्य है किसी चीज को वसूल करने के लिए जिसके बारे में यह कहा जाए कि वह बाजी लगाकर जीती गई है, मतलब जुए में जीती गई कोई चीज है, तो उसको तुम इन्फोर्स करा रहे हो कोर्ट से, तो वह नहीं हो सकता क्योंकि वह आरंभ से शून्य माना गया है। ऐसे कोई एग्रीमेंट जो बाजी से संबंधित है, बाजी से संबंधित है, बाजी से मतलब जुए से संबंधित है। सेक्शन 30। उसके बाद है सेक्शन 56। सेक्शन 56 को जब आप पढ़ेंगे उसमें दिया गया असंभव कार्य करने का करार। किसी ऐसे कार्य जिसका किया जाना असंभव है पर आधारित शून्य है। उदाहरण जैसे यदि 2 व्यक्ति यह संविदा करते हैं कि 2 सीधी रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह कुछ रुपए दूसरे को देगा। अब ऐसी कोई कंडीशन की जाती है कि कोई 2 रेखाएं किसी स्थान को घेर ले तो वह 2000 रुपये देगा, या फिर ऐसे कह देते हैं कि भगवान की कोई कृपा होगी तो मैं तुम्हें इतना इतना रुपए दूंगा। ऐसी कोई ए के साथ बी के साथ कर ली जाती है। असंभव है जिसकी कंडीशन कोई बनी नहीं है, असंभव है, जो कि एक असंभव कार्य पर आधारित होता है, तो वह एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है आराम से ही। उसके बाद असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य, सेक्शन 36 में आप देखेंगे। तो ऐसा कोई असंभव कार्य पर आधारित कोई संविदा है या एग्रीमेंट है तो वह भी शून्य माना गया है सेक्शन 36 में। तो ये था मेरा टोटल मतलब इसमें वचन ग्रहता कौन होता है, वचन दाता कौन होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ तक की परिभाषाओं को मैंने समझाया। इसकी आने वाली वीडियो में हम आगे की परिभाषाएं देखेंगे, जैसे संविदा क्या होता है, शून्य कोणीय संविदा क्या होती है, शून्य संविदा क्या होती है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय संविदाएं कैसे
किस किस संविदा को विधि द्वारा परिवर्तनीय माना जा सकता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आज तक की वीडियो इतनी। इससे आने वाली वीडियो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, उसमें मिलेगी।